Hello students, welcome to Let's Crack 10 CBSE. So crack all 10 CBSE examination with us. We have a top educator team, we have quality content and you will be having great learning experience with us. So I hope you all are doing really great and you are enjoying all this month. This is a festive month going on. अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है. So I think आप बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे होंगे और साथ ही साथ 10th की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मी. जिसको मेरे बारे में नहीं पता, आई हैव डन माई BTech फ्रॉम IIIT दिल्ली एंड आई हैव बीन स्पेशलाइज इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स लाइक यू फ्रॉम लास्ट 5 years फॉर NTSC, Olympiad, SAT and board examination. So this is about me. If you want to know more about me, so just install an Academy application and follow me and just get to know more about me. Okay, so we are just going to discuss CBSE sample paper. जैसा कि आपको पता है कि अभी CBSE ने न्यू सैम्पल पेपर निकाले हैं सारी सब्जेक्ट के. So basically we are just going to start our discussion with basic math. Okay, so this is going to be detailed solution and detailed discussion. So moving on, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we are just going to start सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेशन को. थोड़ा सा बता देते हैं अनअकैडमी के बारे में कि क्या होता है अनअकैडमी और अगर आप लेते हो अनअकैडमी को तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, आई थिंक ये बहुत बोरिंग पार्ट हो जाता है बिकॉज सारे टीचर्स ये बताते हैं, बट हमें बताना पड़ेगा बिकॉज अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. ओके, एंड अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, आपको अपने एजुकेटर के साथ चैट करने का मौका मिलेगा, एंगेज विद डिस्कशन, आस्क योर डाउट एंड देयर विल बी लाइव पोल्स ऑल्सो. ओके, सो लाइव टेस्ट मिलेंगे और क्विजेस मिलेंगे सो दैट यू कैन गेट द एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, शुड नो कि आपने कितना प्रिपेयर किया है और आपको और कितना प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड जैसे कि हमारा अभी एक कोर्स चल रहा है, मैंने ही स्टार्ट किया है, क्विक रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. सो वी हैव कंप्लीटेड arithmetic progression, polynomial and linear equation in 3 variable. ओके, सो अभी हम सारे करने वाले हैं, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है आप रोज़ 1 PM पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, आपको शायद नीचे लिंक्स में दिख भी रही होंगी वो सारे मतलब जितनी वीडियोस हैं, यू कैन जस्ट गेट टू नो एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो दैट ऑन 1 PM एवरी डे. ओके, so there will be unlimited access of every educator. so basically अगर आपको किसी भी एजुकेटर से पढ़ना है तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा उस चीज़ का. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, सो मूविंग ऑन, अगर आपको बस ये देखना है कि क्या एक्सपीरियंस होता है लाइव क्लासेस का ऑन अनअकैडमी, सो यू कैन ज्वाइन इन स्पेशल क्लासेस. सो आई विल बी शेयरिंग माई स्पेशल क्लासेस रूटीन विद यू गाइज सो दैट यू कैन ज्वाइन मी इन दैट ऑल्सो. ओके, सो मूविंग ऑन, देयर आर some top educator. If you want to know more about them, so just इंस्टॉल द अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ मिल जाएगा, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से. तो और क्या चाहिए, दिस इज़ ऑल व्हाट स्टूडेंट वांटेड. ओके, सो आपको क्या करना है, उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है एंड क्या करना है, आपको क्लिक करना है CBSE क्लास 10th पे. यू विल गेट ऑप्शन फॉर गेट सब्सक्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन दैट and then you will get this page. Okay, so this is a very important page where you will get to know that अगर आप एक मंथ का लेते हो तो 2500 में मिलेगा, दैट मीन्स 2500. अगर आप 12 मंथ्स का ले लेते हो तो ये प्राइस डाउन होके सिर्फ और सिर्फ 1042 की हो जाएगी. ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है, isn't it? और ऊपर से अगर आप ये ज्योति जी कोड लगा लेते हो, सो बेसिकली ये जो कोड है ये मेरा नाम है, मेरा नाम ज्योति गंगवार है, तो आप ज्योति जी उस पर लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 10% ऑफ. ओके, सो अगर आप 10% ऑफ लेना चाहते हो तो आप ये कोड लगाइए, नहीं लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही ले लीजिए. आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. आपको मेरा पेटीएम या फिर गूगल पे नंबर चाहिए तो उस पर आप दे सकते हो, वैसे ज़्यादा पैसे हैं, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो 10% ऑफ के लिए कोड लगाइए. ओके, सो देयर इज़ अ टेलीग्राम ऐप, हमें ज्वाइन करिए वहाँ पे, यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्ड जितनी भी कोर्सेज आ रहे हैं, जितनी भी वीडियोस आ रहे हैं, उन सब के बारे में उधर पता चलेगा. ओके, सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक मैथ का जो सैम्पल पेपर आया है CBSE का, तो उसके लिए जर्नल इंस्ट्रक्शंस आई हैं कोई. सो क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B में. ओके,
सो पार्ट ए में भी इंटरनल चॉइसेस हैं और पार्ट बी में भी इंटरनल चॉइसेस हैं। ओके, सो पार्ट ए जो है उसमें 2 सेक्शन है, 1 and 2, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर 16 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर इंटरनल चॉइसेस है 5 क्वेश्चन के अंदर। ओके, एंड सेक्शन 2 के अंदर 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ईजी हैं, दीज आर द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, और ईच केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट हैं। सो बेसिकली 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर 5-5 पार्ट हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, 4 out of 5 सब पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको पाँचों के पाँचों नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 करने हैं। ओके, 5 कर लोगे तो उसका एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, तो 4 ही करने हैं। ओके, एंड जो पार्ट बी है उसमें क्या हो रहा है बेटा, उसमें 21 to 26 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है जो कि 2 मार्क्स के हैं। 27 to 33 शॉर्ट आंसर टाइप है जो कि 3 मार्क्स के हैं। 34 to 36 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है जो कि 5 मार्क्स का है। ओके, और इंटरनल चॉइसेस हैं 2 क्वेश्चंस में, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस हैं। सिमिलरली जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है और 5 मार्क्स वाले में 1 क्वेश्चन में मतलब इंटरनल चॉइस है, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर में वी आर जस्ट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन पार्ट नंबर ए। ओके, सो पार्ट ए में कंसंट्रेट करने वाले हैं। सो पार्ट ए में मैंने अभी बताया था उसमें क्या हो रहा है, इधर देखिए उसमें 2 सेक्शन है तो हम सेक्शन 1 भी करेंगे और सेक्शन 2 भी करेंगे। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू बोथ द सेक्शन, सो सेक्शन 1 भी और सेक्शन 2 भी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पार्ट ए के सेक्शन 1 पे, जिसके अंदर 16 into 1 मार्क्स का एक मतलब 16 क्वेश्चंस हैं, एक मार्क्स के, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी हुई है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए मुझे, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई? आई डोंट थिंक सो। इसे जल्दी से ट्राई करना है सबको। तो इसमें क्या दिया हुआ बेटा, 156 को आप कैसे लिख सकते हो, 156 को आप कैसे लिख सकते हो वो आपको बताना है। जल्दी से ट्राई करिए, जस्ट फॉर अ वाइल। मैं थोड़ा सा ये ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वेट। यप, ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, देखिए। ओके, 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे बच्चा, यू आर जस्ट गोइंग टू इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हो इसका, एंड अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा बताइए। 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 78, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 38, 39। ओके, और फिर 3 से करोगे तो 13 आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर 13 से करोगे सो इधर 1 आ जाएगा। सो बेसिकली 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into 13। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट एज 2 square into 3 raised to 1 into 13 raised to 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अंदर आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, सो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हु जीरो। सो सम कितना दिया हुआ बेटा, सम इज इक्वल टू 2 एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -8। ओके, सो सम अगर 2 है, प्रोडक्ट -8 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरीके से लिखा जाता है। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, इजंट इट। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर। इसको अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस -8। ओके, सो आंसर इज गोना बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी ईजी है, 1 मार्क्स का है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट HCF इज इक्वल टू, क्योंकि एकदम हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी सारा कर लें। ओके, सो HCF इज इक्वल टू 96। HCF of 96 and 404 is equal to 4. Find the LCM of, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड LCM of 96, 404। ओके, सो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशन दैट HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सो ये बहुत ही ईजी
मतलब बहुत ही इजी एक हमारे पास रिलेशन होता है HCF LCM एंड प्रोडक्ट नंबर्स के बीच में, जो कि ये होता है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर एंड वी विल गेट अवर आंसर. सो HCF इज इक्वल टू 4 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड LCM व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. ओके, और नंबर्स क्या हैं 96 इंटू 404. ठीक है, सो ये हमारे नंबर्स हैं. सो अब क्या करोगे बच्चा, इसके अंदर आप देखिए अगर आप 4 को उस तरफ ले जाते हैं तो वी विल गेट द LCM एज 96 इंटू 404 अपॉन 4. ओके, सो ये कितना आ जाएगा बेटा 101. सो 101 इंटू 96 ये कितना हो जाता है. सो 101 इंटू 96 इज गोना बी इक्वल टू 9696. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट मीन्स दिस इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. ओके, सो ये आ गया है. अब हमसे बोला क्या गया था बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. चॉइस दी हुई थी, मैंने बताया था इंटरनल चॉइस है क्वेश्चंस में, तो ये चॉइस क्या दी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होती है. ठीक है, तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है. इन दोनों में से कोई भी एक करना तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि ये काफ़ी इजी रिलेशन है और आपको याद ही होगा. थ्योरम्स याद करना मेरे लिए तो थोड़ा टफ हो जाता है. तो देखिए यहाँ पे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 240, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ना वैसे ही है. इसमें देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो दिस इज द ये. सो बोला जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बेस पे फैक्टराइज कर सकते हैं और उसे यूनिक तरीके से लिख सकते हैं. ओके, सो यही है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा जी, इसमें दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन. सो इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. तो हमने इसे रीअरेंज किया है, बस -20 को इस तरफ ले गए. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. ओके, अब हमें बताना है जो रेशोज़ हैं, रेशोज़ कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट के. सो वो क्या होता है, इसके अंदर आप इक्वेट कर दो इन इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 से. सो a1 कितना आ जाएगा बेटा जी, इट इज़ गोना बी इक्वल टू 1, a2 विल बी इक्वल टू 3, सिमिलरली b1 इज गोना बी इक्वल टू -2 एंड b2 विल बी इक्वल टू 4, c1 is equal to 0 and c2 is equal to 20. ओके, सो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1/3. b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, विच इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, c1 अपॉन c2 तो 0 आ रहा है. ठीक है, सो इधर ध्यान से देखोगे अगर बेटा, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो इस तरह की चीज़ के लिए क्या हो जाता है, ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंसी की हैं ये. ठीक है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी ये. ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन आएगा, और जो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट नहीं है. इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब सॉल्यूशन आता ही नहीं है, तो दैट मीन्स पैरेलल लाइन का वो केस हो जाता है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये सब बच्चों को पता होना चाहिए. बहुत इजी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. ठीक है, सो हमारे पास दो को प्राइम नंबर हैं a और b. ठीक है, को प्राइम का एग्जांपल बताइए, लाइक 2 and 17. ठीक है, और मान सकते हैं लाइक 10 and 31. ठीक है, सो ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के बीच में कुछ भी प्राइम नहीं है. तो इनका HCF क्या हो जाता है, HCF इन सब का क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा ना HCF. तो HCF इस वाले केस में भी 1 हो जाता है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. इसमें भी कोई प्रॉब्लम की मतलब बात होनी नहीं चाहिए. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है. देखिए, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. ये दिया हुआ है हमें. अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार पॉज करिए, फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि पॉज करके एक बार ट्राई करिए, फिर वापस आइए. अगर नहीं समझ आता है तो देखिए इसको, और अगर आ जाता है तो आंसर चेक कर लीजिए. दैट्स ऑल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन एज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो थीटा कितना है बेटा, इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री
एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो इधर पुट कर दीजिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा कितना हो जाएगा, इट इज गोना बी इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा हुआ था, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 22/7 एंड आर स्क्वायर दैट इज़ 36। ओके, सो ये 0 से 0 कट कर दीजिए, 36 से 36 यहाँ पे कट हो जाएगा। सो 22 इंटू 6/7 विच इज़ इक्वल टू 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर देना है, दिस इज टोटली योर विश, 1 मार्कर है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, फ्रैक्शन भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमसे बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन करके आ जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया बेटा, दैट हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, सो इसका मतलब ये है कि एक हॉर्स है, उसे 28 मीटर लॉन्ग रोप से टाई कर दिया, ये हॉर्स है। ठीक है, बड़ा सा हम बना नहीं सकते यहाँ पे। द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन गेव, सो बेसिकली ये जो रोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा सकता है बेसिकली। ठीक है, ये फील्ड है जैसे हमारा, ठीक है, इधर से उसे टाई कर दिया है और ये 28 बता दिया है, तो ये होगा, ये 90 हो जाएगा। सो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, जो रिक्वायर्ड, इधर देखिए वो इतना ये पूरा कर सकता है ना, हमें ये थोड़ी बोला कि ये रेक्टेंगुलर वगैरह है, तो ये पूरा एरिया वो मतलब वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, सो थीटा भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इस थीटा को भी कर देते हैं इरेज, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 pi r which is equal to 2 into pi which is equal to 22/7 and r is equal to 28. So ये 4 times cut हो जाएगा and we will get 22 into 4 into 2. So 22 into 8 which is equal to 176 centimeter. So this is the final answer. Okay. So moving on to the next question. So सबसे पहले आप क्या करिए बच्चा, इसे एक बार ट्राई करिए। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 10 सेकेंड ब्रेक क्योंकि मुझे लैपटॉप का कनेक्ट करना है। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग 10 सेकेंड, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो आई एम बैक हेयर। सो इधर देखिए बेटा, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, दैट इन अ गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, सो डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है एंड ए डी ई विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, सो अगर ए डी ई 70 डिग्री है एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल ए डी ई which is this angle is equal to 70 degree and BAC which is equal to this angle which is equal to 50 degree. Okay, and what we have to find, we have to find BCA. So अगर हमें BCA फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, just a second, sorry for the disturbance, just checking. Okay, just a second. Okay, yeah, so back to the slides. I am really sorry for the disturbance. देखिए इधर देखिए, ये 70 डिग्री है आपको दिया हुआ, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री। आपसे बोला है बी सी ए, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके, सो इधर देखिए बेटा, डी इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो एंगल ये वाला होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट दिस, देखिए दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज पैरेलल लाइन है ना, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें ये एंगल पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, इजंट इट। सो हम वही करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा। सो वी विल गेट द आंसर है 70 प्लस 80 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गोना बी इक्वल टू 120 प्लस एंगल
AED which is equal to 180 degree. So angle AED is equal to 60 degree. तो अगर ये 60 degree है, so this angle is also gonna be equal to 60 degree. So that means the answer is 60 degree. Okay, so ये समझ आ जाना चाहिए आई गेस. So we are moving to the next question. ठीक है, आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, ताकि अब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए. अब इधर देखिए बेटा. ओके, सो इधर देखिए, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7. ठीक है, सो इस तरीके से दिया हुआ है हमें. सो AC जो है वो 7 सेंटीमीटर है और AE जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है. तो ये बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 3.5 है, तो दिस इज गॉन बी 3.5 ना, ये भी 3.5 हो जाएगा क्योंकि AC जो है वो 7 है ना बेटा. तो इधर आप देखिए, अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ थील्स थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर. सो कन्वर्स ऑफ थील्स थ्योरम क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर सेम रेशो में डिवाइड हो रही है साइड तो ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं. पर यहाँ पे देखिए AD अपॉन AB जो आ रहा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू AE अपॉन AC. क्यों? क्योंकि AD 2 है और AB कितना है 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3.5 अपॉन 7. ठीक है, ये नहीं आ रहा है इक्वल ना. सो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट DA इज़ नॉट पैरेलल टू BC. ओके, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है, इतना भी लिख के आओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके पूरे नंबर्स आ जाएंगे. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है दैट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर. सो इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है 5280 एंड हमें बोला हुआ है रेट ऑफ फेंसिंग कितनी है, रेट ऑफ फेंसिंग है विच इज़ इक्वल टू ₹24 पर मीटर. ओके, सो ये दिया हुआ है एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड. ठीक है, हमें रेडियस ऑफ फील्ड फाइंड करना है. सो क्या करेंगे बेटा जी इसके अंदर, आप सोचिए. सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि रेट इतना है, तो हमारे पास जो टोटल एरिया फेंसिंग, मतलब फेंसिंग जो होती है अगर हमारे पास ये है तो फेंसिंग इस वाले एरिया में हुई होगी, इजंट इट, जो पेरीमीटर है उसमें हुई होगी. तो हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 5280 डिवाइड बाय 24. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज गोना बी इक्वल टू 220 मीटर. ओके, सो पेरीमीटर अगर 220 मीटर आ गया है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए r इज द रेडियस इजंट इट. सो 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r. सो यहाँ पे देखिए ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 5 टाइम कट हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 35 मीटर. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बच्चा, हमें बोला हुआ है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30. सो अगर ट्री जो था वो ऐसा था पहले, पर अब वो यहाँ से टूट गया, अब वो ऐसा हो गया. ठीक है, हमसे ये बोला हुआ है और ये एंगल जो दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री विच इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. So this is gonna be equal to 8 meter. हमसे बोला है find the height of the tree from where it is broken. ठीक है, so हमें find क्या करना है बेटा, हमें ये length find करनी है. ठीक है, so let us assume that this is B, this is A and this is C. Okay, so अगर हम देखते हैं tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 will be equal to AB upon BC. ओके, सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 एंड AB इज इक्वल टू, हमें पता ही नहीं AB फाइंड करना है ना, BC इज इक्वल टू 8. सो इधर से कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 8/√3. ठीक है, सो ये आंसर हो गया. इसे अगर आप रैशनलाइज करते हो तो बेटा रैशनलाइज करके भी आंसर ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. सो
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी तक क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, 1 मार्कर है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपको अगर बीच में ब्रेक लेना है तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड बाद में देख सकते हो थोड़ी देर बाद। हम थोड़ा क्विकली कर रहे हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो इधर देखिए, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr विच इज़ इक्वल टू πr²। देन द रेडियस इज ऑफ द सर्कल, आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आर और आर यहाँ से कट हो जाएगा, पाई और पाई भी कट हो जाएगा, सो 2 इज इक्वल टू आर। कितना इजी क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 वट एवर 2 यूनिट हम लिख देते हैं बिकॉज हमें यूनिट नहीं दी हुई है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन, आगे चलते। कितने इजी क्वेश्चन आया ना, बताओ ये टफ है क्या? बहुत ईजी है। ये तो और भी ईजी है। एक रिलेशनशिप होती है मीन, मीडियन एंड मोड की। क्या होती है, सबको, सब बच्चों को पता होगा, दैट 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। यही आंसर है। क्या चाहिए, इतना इजी पेपर आया है। इतना इजी पेपर अगर आ जाता है तो सारे बच्चों के 90+ आ जाने चाहिए। इतना इजी पेपर है ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बी इंटरनली इन द रेशो 3:5। बोला हुआ है एक लाइन है BC, ठीक है, इसको अगर इंटरनली डिवाइड करते हैं 3:5 में, वी ड्रॉ अ रे BX, ओके, सच दैट CBX इज अ एक्यूट एंगल। ओके, ये एक्यूट एंगल है। What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray BX? ठीक है, ओके। सो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो 3:5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन रे BX is equal to 8 point. Okay, so this is the answer. कितना easy है, not a things to कोई discussion का point ही नहीं है इसमें। So moving on, इधर देखिए, for what value of p does the pair of equation, so equation क्या है, 4x plus py plus 8 is equal to 0 and second equation है 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has unique solution। unique solution का मतलब क्या है, 1 number of solution। तो वो कब पॉसिबल होता है, when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। इसी केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। सब बच्चों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो रिवीजन करिए। ओके, सो अभी मैंने 1 PM पे आज ही एक वीडियो डाली थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो उसे देख लीजिए, उसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया हुआ है। ओके, सो आई थिंक ये पता चल जाएगा। अभी तो देखिए, a1 upon a2 मतलब क्या हो जाएगा, 4/2, दैट इज नॉट इक्वल टू p/2। सो यहाँ पे देखिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, यहाँ से कट हो जाएगा, सो p इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, सो p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फिर हमें बोला हुआ है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 5 एंड 4x plus 6y is equal to 7। ठीक है, तो सबसे पहले से a1 क्या है, 2 है, a2 कितना है, 4 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, c1 इज 5 एंड c2 इज 7। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 कितना हो गया, 5/2, 5.7। सो क्लियरली क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, सो ये कब पॉसिबल होता है, ये तब पॉसिबल होता है जब हमारी पैरेलल लाइन होती है। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन आ रही है वो क्या है, वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया बेटा जी, कि ये जो हमारी लाइन्स हैं वो क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर द पैरेलल लाइन। ओके, सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से आप लिख के आ जाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। ओके, सो और क्या चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब हमसे बोला हुआ है बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी हैं,
मैं थोड़ा डिटेल में लिख रही हूँ, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख दे दो तो बहुत अच्छी बात है। ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल्स आर इक्वल टू 5। ओके, हमसे बोला हुआ है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल टू 8। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतनी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर आती है वो कितनी हो जाएगी? 3/8। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ओके, सो इधर देखिए, द डाई इज थ्रोन एट वंस। डाई जो है एक बार थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, 3 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं बेटा जी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दैट मीन्स 6 आउटकम है, 3 प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा बच्चा? दिस इज गॉन बी इक्वल टू 3/6 which is equal to 1/2. Okay, so this is the final answer for this question. ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चा। ये आई थिंक इधर तक सब समझ आ जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो दैट इधर तक कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखिए इससे भी जल्दी स्पीड होनी चाहिए आपके पेपर में। ठीक है ना, आई थिंक हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों का। हम चाहते हैं कि बच्चे जल्दी 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 कर लें। ओके, सो इधर देखिए, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सो बेसिकली टावर इस तरीके से है, कुछ वर्टिकली है, टेढ़ा हो गया थोड़ा, कोई नहीं, हम वर्टिकली लेंगे उसे। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। ओह, ये ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, मैं एक बार फिर से बना देती हूँ। ओके, देखिए, या इसको भी डिलीट कर देते हैं दोनों को। अब एक बार फिर से अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा टावर है, ये 15 मीटर कुछ दूर पे एक पॉइंट है। हमें बोला हुआ है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, ये बोला हुआ है, हाइट हमें फाइंड करनी है, ये 15 दिया हुआ है, ये h है। ओके, सो सिंपल सीधा सादा क्वेश्चन, tan 60 कितना होता है? विच इज़ इक्वल टू h/15। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, एंड √3 इज इक्वल टू h/15। सो h इज गॉना बी इक्वल टू 15√3। सो दैट मीन्स हाइट ऑफ टावर is equal to 15√3. Okay, so this is the final answer for this question. I don't think so इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। So moving on to the question number 16. Very easy question, not a problem. ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एक प्रोबेबिलिटी की, इवेंट ई और जो ई बार नहीं है, नॉट ई है, उसका सम कितना होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये डायरेक्ट आंसर है, देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू पार्ट ए का सेक्शन 2। ठीक है, सो हमने देखा था कि सेक्शन 1 में हमारे पास कितने थे? 16 क्वेश्चन थे। सेक्शन 2 में भी हमारे पास 16 क्वेश्चन है, पर बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें भी 1 मार्क करके हैं। सो बेसिकली 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके अंदर आपके पास 5 पार्ट्स हैं, बट आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? यू हैव टू ओनली अटैम्प्ट 4 पार्ट्स। सो बेसिकली 4 × 4, तो 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच के। ठीक है, सो मूविंग ऑन, हमसे बोला हुआ है एक मैथमेटिक्स टीचर है, ठीक है, लाइक मी, ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट लाइक यू। आप 10th स्टैंडर्ड के हो, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो अगर मैं आपको रेड फोर्ट ले जाती हूँ तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। ओके, सो दिस विल बी एजुकेशनल ट्रिप। ठीक है, मैं दिल्ली में भी हूँ तो आप आ सकते हो, मैं लेके चल सकती हूँ। ओके, देखते हैं, अभी पहले ये पूरा सीजन कोविड-19 का ख़त्म हो जाता है तो हम चल सकते हैं। ओके, सो हम पूरी क्लास को लेके गए एजुकेशनल ट्रिप पे। टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। ओके, आई हैव ऑल्सो द इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। सो शी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बारे में बताया, मैं भी बता सकती हूँ ऐसे आपको। देन द टीचर सैड इन द मॉन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पिलर्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है, देख रहे हो आप। सिमिलरली ये 2 पिलर्स हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में हैं, और पूछा हुआ जो 2 डोम्स हैं कॉर्नर में, दीज आर हेमिस्फेरिकल। है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमसे बोला हुआ 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। यहाँ पे देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से वो समझा रही थी, जो टीचर है समझा रही थी। हमने क्यों बोला? बिकॉज शी। ठीक है, अब इधर देखिए,
फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन द इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज टू। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग भी है हमारे पास, तो ये उसने ऐसे समझाया, धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसने समझा दिया। ओके, सो इधर देखिए बेटा जी, हाउ मच क्लोथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस। जो बिग डोम्स थे, जो ये वाले डोम्स थे, दीज 2 डोम्स, इनको कवर करने के लिए बोला है कि इनका रेडियस जो दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर हमें दे दिया है। हमसे बोला हुआ है कि कितना क्लोथ लगेगा अगर मैं इन्हें कवर करना चाहूँगी तो हमारा जो डोम है वो कुछ इस तरीके से है बेटा, हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। हमें कवर करना है तो ये पार्ट सिर्फ कवर होगा, ये वाला थोड़ी होगा, इजंट इट। सो इसका मतलब हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्लोथ मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 है ना, ऐसे 2 है ना बेसिकली आपके पास, तो 2 इंटू हम लिख सकते हैं दैट 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 3.14 इंटू, अच्छा 22/7 रखना है, विच इज़ इक्वल टू 3.14 ही ओनली। सो 22/7 भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चलो वही लिख देते हैं, क्योंकि जो लिखा होता है वही लिखना होता है, ये हमेशा याद रखना, अदरवाइज नंबर काट लेते हैं ये लोग, बहुत काटते हैं नंबर। आर कितना है बेटा, 2.5 है। ओके, whole square, so this is gonna be equal to 78.57 meter, so that means जो आंसर हो जाएगा this is gonna be equal to B. okay, so this is the final answer for this question. okay, so I hope आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। moving on, write the formula to find the volume of the cylindrical pair. इतना इजी क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, any cylinder is given as pi r square h, so that means option A will be the correct answer for this question. So moving on, question number 17, third part. okay, the lateral surface area of two pillar, if the height of the pillar is 7 meter and the radius of base is equal to 1.4 meter. okay, so pillar बताया था सिलेंड्रिकल है, सो लेटरल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का नहीं बताना है, सिर्फ ये वाले पार्ट का बताना है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दिस इज कॉन बी इक्वल टू LSA ऑफ 2 पिलर्स। 2 पिलर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रखनी है बात। सो वो कितना होता है बेटा जी, दिस इज कॉन बी इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर एच। ओके, सो 4 इंटू 22/7 याद रखनी है बात, आर इज इक्वल टू 1.4 एंड एच इज इक्वल टू 7। सो ये कट हो गया यहाँ पे एंड द आंसर इज गोना बी 123.2 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वैसे तो हमें 4 पार्ट करने थे, तो 4 पार्ट कर लेते हो तो हमें 5वें पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम इधर सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ़ द रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे ये बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो था, जो डोम थे ना, उनका वॉल्यूम आपको बोला हुआ है कि कितना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। और रेडियस कितना दिया बेटा जी, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वेयर आर इज द रेडियस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज 2/3, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू, देखिए बेस जो है वो 3.5 है ना, तो ये हो जाएगा 3.5 होल क्यूब, ठीक है। सो जब इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर इज 89.83 मीटर क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17th 5th पार्ट। वैसे तो हमें 4 ही पार्ट करने थे, बताया मैंने आपको जैसे, तो हमें लास्ट पार्ट जस्ट एज अ, किसी को कोई पार्ट नहीं आ पाता है ऊपर का, तो ये हम देख लेते हैं। हमसे क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, जो रेडियस है विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, ये हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर है, और आर कितना है इसका 2 सेंटीमीटर है, याद रखना है। और इसमें हमें 2 हेमिस्फीयर बोला हुआ है, इसमें सिर्फ एक स्फीयर बोला हुआ है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बेटा क्या करोगे इसके अंदर,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 centimeter which is equal to 2 into 2/3 pi r cube. ओके, सो इसको r ले लिया है हमने और इसको कैपिटल R ले लेते हैं बेटा जी, जिसको मैं सही से लिख देती हूँ। इधर देखिए बेटा, क्योंकि हम दोनों को स्मॉल r नहीं ले सकते ना, तो ये चीज़ याद रखें, दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R. ओके, सो यहाँ पे देखो बेटा, सो दिस इज गोना बी 4/3 pi r क्यूब. ठीक है, r क्यूब कितना है बेटा, विच इज इक्वल टू 1 क्यूब. ठीक है, सो इसे हम डायरेक्टली इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 ओनली. ओके, सो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये आ गया 4/3 पाई. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. अब इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब विच इज कैपिटल R. सो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि 2 क्यूब इज 8. सो यहाँ से आंसर आ जाएगा, दिस इज गोना बी 24/3 पाई. अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें रेशो फाइंड करना है तो 4/3 पाई और 24/3 पाई. सो पाई भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, तो आंसर 1/6 आ जाएगा ना. 1/6 आएगा, नो 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 नो, गलती होगी बेटा. This is going to be equal to 32. Okay, so this is 32. So यहाँ पे भी 32 आ जाएगा बेटा जी, this. Okay, so इधर देखिए बेटा, ये 32 आ गया, so answer is going to be 1/8. Okay, so this is the final answer. So moving on to the next question. अब देखिए, अब दूसरी केस स्टडी आ चुकी है. इसमें बोला हुआ है 10th class student like you of a secondary school in Krishnagar, okay, have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity. कुछ एक्टिविटी थी गार्डनिंग की, उसे दे दी गई है. उससे बोला है कि आपको ये जो इधर है इन सब में गुलमोहर के प्लांट लगाने हैं. ठीक है, और बोला हुआ है कि हर एक 1 मीटर के गैप पे होना चाहिए. तो ये सब 1 मीटर का गैप है. समझ आई बात. हमें बोला हुआ है देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन. ये कि लॉन है हमारे पास जो ट्राइंगुलर शेप में है. ठीक है, द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट. ठीक है, कंसिडरिंग ए एज अ ओरिजिन, सो दिस इज गोना बी 0,0. आंसर क्वेश्चन 1 to 5 पूछा हुआ है. कंसिडरिंग ए एज अ ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. तो अगर ए ओरिजिन है, सो ए अगर ओरिजिन है बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 0,0, इजंट इट. तो ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट 0,0 ही होते हैं, तो आंसर ही हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हो जाएगा बच्चा जी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7. सो और यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज 4. सो 4,7, दिस विल बी द आंसर. एक बार फिर से देख लें, दिस इज 0, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, एक मिनट में फिर से लिख देती हूँ. समझ आया, वो हमने 0 नहीं लिया था, वो लेना है, गलतियाँ नहीं करनी है ऐसी. तो 0 हो गया ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो 4,6 विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, सो 4,6 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर. सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना होगा बेटा, 6,5. ठीक है, सो आर, ये पी हो गया, ये आर हो गया और ये ए हो गया. ठीक है, सो आर इज 6,5. सो हमारे पास ए ऑप्शन फिर से सही हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी. सो डी कितना हो जाएगा, देखते हैं डी कितना होगा. ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, ये 16 है, तो 16,0 ये हो जाएगा डी. ठीक है, सो मूविंग ऑन. 16,0 फिर से ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन. पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं अगर डी ओरिजिन है तो. ठीक है, इधर देखो, अगर डी ओरिजिन है तो दिस विल बी 0 ना, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. सो दिस विल बी 12. ओके, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ बेटा, आपको नहीं समझ आएगा नहीं तो. देखिए
देखिए देखिए देखिए, यस, wait, just wait a second, I'm just going to write it again. Okay, this is 10, this is 11, this is 12, तो ये 12 हो गया ना बेटा जी। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पे तो ये 6 ही रहेगा ना बेटा। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12 कॉमा -12 कॉमा 6। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पे -12 कॉमा 6 है कुछ, हाँ, बी ऑप्शन इज -12 कॉमा 6। समझ आ रही है बात। सो ये हो गया आपके आंसर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें बोला हुआ है दैट राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई, इट इज़ ऑन द संडे। ओके, संडे का दिन है, काइट फ्लाई कर रहा है। आपको भी मन करता होगा ना कभी कभी, वैसे ही राहुल का भी मन कर रहा है। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग द काइट, गिव आंसर टू हिज क्वेश्चन। उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए, उसके बाद उसने सोचा आंसर मैं देता हूँ, मतलब उसको क्वेश्चंस आए हैं, आप आंसर्स दोगे। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट अ केस स्टडी। ओके, सो इधर देखिए, राहुल टाइड द स्टेक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सी राहुल ने क्या एंगल बनाया है स्टिक के बीच में। तो काइट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये तो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 1 मार्कर है, कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल दीजिए काइट जो होती हैं, जो डायगोनल्स होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, विच इज़ द सेकेंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। इधर देखिए बेटा जी, हमसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आपको बताना है करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज 90, दिस साइड इज गोना बी दिस साइड, एंड यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगी साइड, वो भी इसके इक्वल हो जाएगी, और ये तो कॉमन है ही, ठीक है। तो ऐसे एस लग सकता है यहाँ पे, और कुछ लग सकता है क्या, ठीक है, सिमिलैरिटी बतानी है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक this will be the correct option for this question. Moving on, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, ठीक है। दो ट्राइंगल हैं, उसका रेशियो दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। सो आपको पता होता है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे सिमिलैरिटी के हिसाब से होते हैं, तो जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हम ले लेते हैं ABC एंड PQR, तो दैट इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना है। सो विच इज गिवन एज 4:9, सो 4:9 विल बी इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, सो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। हमें बोला हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो दिस इज गोना बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। सो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3 का रेशियो हो जाएगा। हमारी प्रॉपर्टी एक थ्योरम भी होती है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो इधर से आंसर आ जाएगा A, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर मूविंग टू 9th पार्ट नंबर 4। इन अ ट्राइंगल इफ square of one side is equal to the sum of the squares of other two side, to then the angle opposite to the first side, मतलब ये जो side है is the right angle. The theorem is called very easy Pythagoras theorem. That means अगर ये triangle है, this is 90 degree, this is C, this is A and this is B. So A square plus B square is equal to C square, and this is according to Pythagoras theorem. Okay, so this is the final answer. बहुत easy है. Now we are moving to 9th last part. Okay, what is the area of the kite formed by two perpendicular stick of length 6 and 8 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर आपके पास एक काइट है, मान लिए बात, ये 8 है, ये 6 है। ओके, सो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा जी, बताइए, सोचिए कैसे कर सकते हैं। दिस साइड इज गोना बी इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। सो अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड करते हैं, ये 8 है, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू, I'm just going to mark it, wait,
दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3, और यहाँ पे ये पूरा 8 है, ठीक है, दिस इज 8। सो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जो शेडेड वाला है, हाफ इंटू बेस दैट इज 8 एंड हाइट इज 3, सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 12 यूनिट। ओके, सो सिमिलरली ये जो दूसरा आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है ना बेटा, वेट लेट मी जस्ट चेक, हाँ ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा एंड वी विल गेट द एरिया एज area of kite will be equal to 48 centimeter square। okay, so this is the final answer for this question। I think आपको समझ आ गया होगा, ये 48 आ जाएगा, isn't it? So अब हम आगे चलते हैं, moving on। so यहाँ पे देखिए, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म इलेक्ट्रिक वायर गॉट बैंड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक वायर है, वो इस तरीके से बैंड हो गया है। इफ फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। बोला हुआ है नेम द शेप ऑफ द वायर बैंड। अब सिंपल सी बात है, वायर इस तरीके से बैंड हुआ है कुछ, तो ये कौन सी शेप होती है बेटा जी, ये होती है पैराबोला। ओके, सो आंसर इज पैराबोला, दैट इज डी। हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। हमसे बोला हुआ था कि वायर की शेप ये है, तो जहाँ पे भी एक्स से इंटरसेक्ट करेगा ये, वो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ओके, सो 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 विल बी द आंसर। ओके, मूविंग ऑन, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर। हमसे बोला है जीरोज क्या है, तो इधर देखिए बेटा, जीरोज क्या है, पहला तो -1 पे हो रहा है और दूसरा 3 पे हो रहा है। ओके, सो हमारे -1 और 3 जो हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर, सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। What will be the expression of the polynomial? Expression of polynomial हो क्या सकता है, -1 and 3 are the zeros, so sum कितना हो जाएगा, sum of zeros will be equal to -1 plus 3 which is equal to 2, and product of zero कितना हो जाएगा, product of zeros will be equal to -1 into 3 which is equal to 3 only, -3 only। सो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, सो इधर देखिए बेटा, हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है, तो हम इधर पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर -2 और इधर एक्स भी है, और माइनस प्लस -3। ओके, so the polynomial is gonna be x square minus 2x minus 3। okay, so this is the final answer, so that means option number C is the correct option for this question। okay, so moving to the last question for this section, इसमें क्या दिया हुआ है, what is the value of the polynomial at x is equal to -1। तो इधर देख लेते हैं, x square minus 2x minus 3, so x square minus 2x minus 3 is the polynomial। अब हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, सो दिस इज गोना बी 1 + 2 -3। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ओके, सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस थे, सब क्या था, वो एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने सब कुछ पूरा ये बेसिक मैथ का पार्ट ए डिस्कस कर लिया है। हम पार्ट बी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 6 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको 4 करने थे, हमने कर लिया है एंड वी हैव सक्सेसफुली जस्ट कंप्लीटेड दिस एंड वी विल कंप्लीट द other part in next class। okay, so this is all for today's class। I hope you understood everything in this class and thank you so much। just like this video and just comment whatever you want to comment, anything, any topic you want to study or anything, any means like anything will be appreciated, just write it in comment section। okay, so subscribe to the YouTube channel and just join the Telegram group, and if you want to get the subscription just use my code because I really want कि आपके 10% ऑफ मिल जाए। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए 10% ऑफ, सो जस्ट यूज़ माई कोड विच इज़ ज्योति जी। ओके, सो ये आप कोड अप्लाई कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन, दैट इज़ फॉर द नोटिफिकेशन, वेन एवर वी विल कम वी विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो अब भी एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, बिकॉज हमारी क्विक रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं एंड वी हैव completed
linear equation in two variable, we have completed polynomial, and we have completed AP also. तो अगर आपको देखनी है उसमें क्या हो रहा है कि क्विक रिवीजन कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के वो हम कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप उसे देख सकते हो, सो दैट आपको एकदम क्विकली पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द रिवीजन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल sample paper, and we will discuss the part 2 in another session. Thank you so much, and thank you for joining the session. Thank you so much. Bye bye, take care.